नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के इस मंच पर। दोस्तों, 4 जून के जो परिणाम आएंगे, पूरे विश्व को उसकी प्रतीक्षा है, सिर्फ हम भारतवासियों को ही नहीं। और जिस किस्म का जन सैलाब हमने उमड़ते देखा, इस किस्म का जन सैलाब हमने सिर्फ 1977 में ही देखा है। मैंने अपनी मेमोरी में, अपनी याददाश्त में नेताओं को सुनने के लिए मैदान में लोग भाग-भाग कर जा रहे हैं, अपने वाहनों से जा रहे हैं और बिना किसी बुलावे के जा रहे हैं। मैंने ये परिस्थिति भारत में तो कई दशकों के बाद देखी। शायद वो अंडर करंट हम जिसे पढ़ नहीं पा रहे थे, अभी कुछ हफ्तों से हमारे सामने आया, तो हमें भी कई बार अपनी ओपिनियंस को चेंज करना पड़ा है। और हो सकता है कि इस अंडर करंट को देख के जहां पर जो जन सैलाब एक सुनामी की तरह उमड़ कर आ रहा है, शायद इसलिए जो सत्ताधीश है उनके भी होश फाख्ता हो गए हैं कि इतना कुछ हमारे विरोध में है या हमारे पक्ष में नहीं है और हम पहचान नहीं पाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जनतंत्र के अंदर हम जो जन की शक्ति है उसे नहीं पहचान पाते, उसे अंडरमाइन करते हैं और हमें यह लगता है कि हम जब चाहें उसको अपनी उंगलियों पे एक रक्कासा की तरह नचा सकते हैं। लेकिन ये जनता है, ये रक्कासा नहीं है। रक्कासा शब्द प्योर फारसी का वर्ड है, उर्दू में भी यूज किया जाता है, यानी कि जिसे क्या कहते हैं, नृत्य करने वाली या नाचने वाली जो स्त्रियां होती हैं, उनके लिए रक्कासा शब्द का उपयोग किया जाता है। भारत की जनता कोई रक्कासा नहीं जो 24 घंटे किसी की उंगलियों पर नाचे ना। मुझे ऐसा अनुमान अब लगता है कि जो अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, जो जन सैलाब देख रहा हूं, कि शायद 4 जून के परिणामों में भारत में सत्ता पक्ष के बड़े बड़े पेड़ उखड़ेंगे, जिनकी आपने शायद कल्पना नहीं की होगी। उस आंधी में वो पेड़ भी उड़ जाएंगे। जैसे अभी बंगाल में तूफान आया है और रेमल तूफान आया है, काफी क्षति हुई है, भारत में भी क्षति काफी हुई है, बांग्लादेश में भी बहुत क्षति हुई है उसकी। बांग्लादेश में तो काफी लोगों की मृत्यु भी हो गई है और लाखों लोगों के घरों की पानी भी आ गया है और बिजली भी उनकी गायब हो गई है, तो उनकी लाइफ वहां पर बहुत त्रस्त है। और भारत में भी काफी विनाश हुआ है। तो जिनके घरों में ये विनाश हुआ है इस रेमल तूफान की वजह से, हमारी सांत्वनाएं और सद्भावनाएं उनके साथ हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो इस विपदा से जल्दी बाहर निकल पड़े। लेकिन ये बात तो पक्की है कि 1977, मैं अब ये नहीं कहूंगा कि 2004 दोहराया जाएगा, मुझे लगता है कि 1977 दोहराया जाएगा। और अगर मोदी जी को भी अपनी जीत, क्या कहते हैं, जीत की गारंटी ना हो, तो शायद उनकी भी सीट फंस सकती है बनारस में, क्योंकि आंधी आती है तो बहुत कुछ होता है। उस पर इंदिरा गांधी भी हार गई थी, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं राजस्थान से ओम सैनी जी, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश से राकेश अचल जी, स्वागत है सर आपका। बिहार से हेमंत कुमार जी, सर आपका भी स्वागत है। और आज हमारे साथ पहली बार एक विशिष्ट मेहमान मौजूद है जो प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं। दरअसल ओम प्रकाश मिश्रा जी जो हैं वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में भी काम कर चुके हैं और कुछ विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। बहुत बड़े विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, राजनीति की और समाज की गहरी समझ है, सूक्ष्म पकड़ है। तो आज सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर मिश्रा जी आपको ही। भारत की राजनीति में आप क्या उभरते हुए देख रहे हैं, क्या होता हुआ आप देख रहे हैं, किस किस्म का परिदृश्य, किस किस्म का सीन आप देख रहे हैं अपनी सूक्ष्म नजरों से, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा प्रोफेसर मिश्रा जी। देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य, बड़े राज्य जहां लोकसभा की सीटें हैं, ये 3 राज्य अकेले हैं, 3 हैं जहां पर 7 चरणों में इलेक्शन हो रहा है। ये जो 7 चरण वाला जो मामला है, जो कुछ दिनों से, कुछ सालों से चल रहा है, बंगाल के संदर्भ में शुरू हुआ था, और ये मैं समझता हूँ जो ये 7th फेज इलेक्शन, ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है और उसका गठबंधन है एनडीए को बहुत ही भारी पड़ रहा है। क्योंकि ये शायद इसलिए हुआ था जो प्रधानमंत्री जी को बहुत ज्यादा समय मिले, और भी कुछ कारण शायद हो, किंतु ये 7th फेज इलेक्शन बहुत भारी पड़ने वाला है। जहां तक मुझे याद है, जो 1977 में इंदिरा जी कांग्रेस पार्टी को 153 सीट मिले थे, ऑपोजिशन में जाके बैठना पड़ा था, तो उससे ज्यादा बुरी हालत तो शायद सीट के संदर्भ में नहीं होगा। पर यह बात जरूर है, जो इस बार जो मोमेंटम है, और बिकॉज ऑफ द 7th फेज इलेक्शन, ये मोमेंटम ऑपोजिशन के साथ चला गया है, और ये ऑपोजिशन इज एक्चुअली वेरी कंसोलिडेटेड।
यदि कोई कहता है जो पंजाब में, केरल में और पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस नहीं हो पाई, तो मैं ये बताना चाहता हूँ जो ये नहीं होने के बहुत अच्छे कारण हैं, क्योंकि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो इलेक्शन होगा उसमें लोकल कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए ये शायद किया गया है, और ये बंगाल के संदर्भ में तो बहुत ही जायज है, क्योंकि यहाँ पर सीपीआईएम का ही वोट बीजेपी को गया हुआ था। तो आज यदि सीपीआईएम थोड़ा अपना वोट वापस करे तो बीजेपी को एक्चुअली काफी नुकसान होगा, पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं थोड़ा सा बंगाल के बारे में पहले बोल लूं, उड़ीसा के बारे में बोलता हूं, क्योंकि आप लोग विद्वान हैं, आप लोग दूसरे प्रदेशों के बारे में चर्चा जरूर करेंगे, शायद मुझे भी एक दो बातें रखने का मौका मिलेगा। बंगाल में 7th फेज बहुत क्लियर है, 9 सीटें हैं, 9 सीटों में ही तृणमूल कांग्रेस जीतेगी। इसमें सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं, एक है आपका दमदम सीट और एक है आपका कोलकाता नॉर्थ। इन 2 सीटों में थोड़ा बहुत लड़ाई होगा, किंतु दमदम सीट में एक ऐसा सीट है, दमदम और जादवपुर, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी कि सीपीएम भी यहाँ पर मुकाबले में रहेगी, पर वो इतने प्रभावी तरीके से नहीं रह पाएगी। मेनली इट इज बीजेपी वर्सेस द तृणमूल, और तृणमूल 7 सीट जीतेगी। आश्चर्य होगा आप लोगों को यह जान के, जो 63 असेंबली सेगमेंट हैं इस 9 लोकसभा के अंदर, उसमें एक भी बीजेपी का नहीं जीता था 2021 में। 63 में से 62 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती थी, और एक सीट जो जादवपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में आता है, वहां पर एक लोकल पार्टी है आईएसएफ, उसने जीत दर्ज की थी। तो ये बंगाल में बहुत क्लियर है, 18 सीट बीजेपी को आई थी। तो ये मैं समझता हूँ जो काफी लोग प्रोपोगंडा के भी शिकार हैं, सॉफ्ट प्रोपोगंडा के, और थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि कांग्रेस लेफ्ट अलग से लड़ रही है, तृणमूल अलग से लड़ रही है, इसलिए थोड़ा मिक्स्ड मैसेज गया है। पर ये जो ट्रायंगुलर वाली सिचुएशन है, ये सिर्फ 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सीमायित है, यानी कि मालदा के 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी और एक उत्तर दिनाजपुर का 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी और मुर्शिदाबाद के 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी। पर यहाँ पर भी मालदा को छोड़ के देखा जाए तो ये जो स्ट्रैटेजी है अलग से लड़ने की, वो शायद काम कर रही है, और तृणमूल कांग्रेस को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जबकि ये बात सही है, जो मालदा में 2 सीट है, एक सीट बीजेपी के पास पहले से ही थी और दूसरी सीट कांग्रेस को मिली थी। ये जो दूसरी सीट है मालदा साउथ, यहाँ पर मुकाबला है। तो बेसिकली बीजेपी के जो 18 सीट थे, उसमें जो चंक है वो नॉर्थ बंगाल का 7 सीट और साउथ बंगाल के जो सब सीट थे, इलेक्शन हो चुका है, और इलेक्शन में बीजेपी ने काफी बुरा किया है। तो इसलिए पहले हम लोग ये समझ रहे थे जो शायद बीजेपी को 14-15 सीट आ जाएगी, पर अभी लगता है जो ये सीट बीजेपी ढलान में है, और नॉर्थ कोलकाता के सीट जिसका इलेक्शन है 1 जनवरी को, वहां पर फोकस है बीजेपी का। आज प्रधानमंत्री जी का रोड शो होगा, पर ब्रॉडली स्पीकिंग इंडिया गठबंधन को, यानी कि विशेष करके तृणमूल कांग्रेस को और शायद कांग्रेस को 1 सीट मिला के बीजेपी का सीट किंतु यहाँ पर 42 में से 11-12 के नीचे ही रहेगा, ज्यादा बढ़ने की चांस नहीं है। उड़ीसा में 7 फेज में इलेक्शन नहीं हो रहा है, उन्होंने झारखंड और उड़ीसा में बाद में इलेक्शन शुरू हुआ था। तो अभी जो लास्ट फेज है 7th फेज में 6 सीट है। उड़ीसा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो रिजल्ट होगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, उस रिजल्ट की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, और उसका विस्तारित विवरण तो बाद में हम लोग शायद कर सकते हैं। मोर पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट इलेक्शन, ये जो 6 सीट है, इस 6 सीट में उड़ीसा में लास्ट टाइम बीजेपी 2 सीटें जीती थी और 4 सीट बीजेडी को मिला हुआ था। पर यहाँ पर इस बार बहुत ही कड़ा मुकाबला है। काफी लोग ये समझते हैं, क्योंकि शायद उड़ीसा के बारे में थोड़ा जानकारी भी कम है, जो बीजेपी को यदि कहीं से सीट ज्यादा मिल सकता है तो उड़ीसा हो सकता है। तो शायद ये हो सकता है, बट बहुत बहुत सीमित अर्थ में हो सकता है। बीजेपी के पास जो सीटें थी उसमें से कुछ लॉस भी कर रहे हैं,
और कुछ शायद गेन भी करें, पर ब्रॉडली यहाँ पर बीजेडी का दबदबा जो पहले था, विशेष करके 2014 में, वही वो दबदबा तो नहीं रहेगा, किंतु 2019 में जो उनकी जो सिचुएशन थी, ब्रॉडली यही रहने वाली है। तो इसलिए बीजेपी को बहुत ज्यादा कुछ फायदा उड़ीसा से भी नहीं होने वाला है। और झारखंड की जो 3 सीटें हैं, इस तीनों सीटों पे इस बार 2 बीजेपी के पास है, एक जेएमएम के पास है। इस तीनों सीटों में इस बार इस फेज के इस तीनों सीटों में जेएमएम और कांग्रेस का पल्ला भारी है। तो ब्रॉडली मैं समझता हूं जो 77 कितना दूर तक दोहरा जाएगा ये नहीं कह सकता, पर मैं ये जरूर कहूंगा जो इस बार इंडिया गठबंधन के तरफ मोमेंटम है, और जितने फेजेस के इलेक्शन हो रहे हैं वो मोमेंटम ज्यादा तीव्रता के साथ सब जगह को प्रभावित कर रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, बहुत क्लियर पिक्चर आपने प्रोफेसर साहब हमारे सामने रखी है और मुझे लगता है कि उससे दर्शकों को भी काफी क्लैरिटी